तो भाई स्वागत है सभी IBACI एस्पायरेंट्स का। ठीक है, IBACI वालों के लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं और अब वक्त है थोड़ा सा आपके लिए समय निकाला है मैंने Tier 2 को ध्यान में रखते हुए। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में है। इस वीडियो को एंड तक आप लोग देख लेना। ऑल पॉसिबल जो भी हो सकता है आपके लिए वो किया जाएगा, किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपका एग्जाम बहुत क्लोज है, इसलिए कोई भी इधर उधर की बातें नहीं की जाएंगी, टू दी पॉइंट बातें होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू कर लेता हूं। इससे पहले बता देना चाहता हूं कि जब ये वीडियो बन रही है तो आपके पास 6 दिन लगभग बचेंगे, 5-6 दिन आपके पास शेष बचेंगे। लेकिन उन दिनों में भी आपके लिए वीडियो बहुत कारगर साबित हो सकती है। आपके रिजल्ट में एक बड़ा माइलस्टोन ये क्रिएट करेगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात कर लेते हैं अगर ACIO Tier 2 की 2025। ठीक है, तो एक फाइनल गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। इसके बाद आपको कोई गाइडेंस मैं नहीं देने आऊंगा, जबकि आपके लिए काम करूंगा। ठीक है, सबको पता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और एनालिटिकल स्किल पर ये पूरा पेपर बेस्ड है। आपका पेपर जो तय हुआ है वो हुआ है कि 11 जनवरी 2025 को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको क्लैरिटी क्या है, वो क्लैरिटी दी जाएगी फॉर सीरियस एस्पायरेंट्स। जो लोग सीरियस हैं ये वीडियो उनके लिए ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सीरियसली इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि टोटल ये सब कुछ बातें आपको पता होंगी, इसलिए आप इसको चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो 50 का है। 1 आवर आपका टाइम होगा। 20 मार्क्स का आपका ऐसे आ रहा है। एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता है कि कितने वर्ड्स के लिए आ रहा है लिखने के लिए, वो तो आपको वहीं पता चलेगा। बट फिलहाल एक 350 का एक वेटेज लेकर के जाया जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, कि आपको ऐसे इतने तक लिखने का प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। लॉन्ग आंसर्स जो हैं क्वेश्चंस वो 20 मार्क्स के हैं, जो कि 2 मार्क्स हैं वो 10-10 दो क्वेश्चन हैं जो कि 10-10 मार्क्स के हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो 10 मार्क्स है। ठीक है, तो लगभग आपको जो नंबर मिलेगा वो मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे। सो 5 इंटू 2 10 मार्क्स का ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो में हाउ आंसर कॉपीज आर इवेल्युएटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें ये पता रहे कि जो हमारी जो कॉपी है वो किस तरह से चेक होने वाली है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो हम टू द पॉइंट चीजों को लिख करके ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इस टाइम में सबसे ज्यादा जो प्रेशर आपके दिमाग पे चल रहा होगा वो ये चल रहा होगा कि मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता है, ऐसे केस में मैं क्या करूं। आप ध्यान से इस वीडियो को बस देखने का प्रयास करिए। एग्जामिनर क्या चेक करता है? सो रेलेवेंस टू द क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसको आप कितना रेलेवेंटली आप लिख पा रहे हो। यानी आप टू दी पॉइंट लिख पा रहे हो, या आप उसमें उलझ गए हो, फंस गए हो, या आप उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख के बस एक कोटा पूरा कर रहे हो। ठीक है, लॉजिकल फ्लो आइडियाज। कई बार लोग क्या करते हैं कि जब वो लिखना शुरू करते हैं तो उनके पास पहले लॉजिक्स तो आते हैं, बट फिर धीरे धीरे उनका फ्लो नॉर्मल हो जाता है और आगे वो कुछ भी अननेसेसरी चीजें उसमें ऐड कर देते हैं। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। जो भी आप चीजें उसमें एक्सप्रेस कर रहे हो उसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी चाहिए होती है। आप मतलब बिना क्लैरिटी की चीजों को नहीं लिख सकते, आप मान करके नहीं लिख सकते चीजों को। ठीक है, ग्रामर और लैंग्वेज की एक्यूरेसी होनी चाहिए क्योंकि पेपर पूरा इंग्लिश में ही आपका हो रहा है। सो ग्रामर और लैंग्वेज एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नीट प्रेजेंटेशन मैटर करेगा क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने के लिए नीट चाहिए, क्लियर चाहिए। यानी कि अगर आप लिख रहे हो, मान लो आपको दिक्कत आ रही है कि आपकी हैंडराइटिंग ही ठीक नहीं है, तो अब 4 दिन में 10 दिन में तो आपकी हैंडराइटिंग वैसे भी सुधरने से रही, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा गैप लगा करके चीजों को लिखना, जिससे एग्जामिनर को 2-2 वर्ड अलग से दिखें साफ साफ। ठीक है, और उनको वो पढ़ करके समझने का प्रयास कर ले। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। रियलिटी चेक क्या है उसका। तो सिंपल इंग्लिश चाहिए आपको, स्कोर्स मोर देन हैवी वोकैबुलरी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हैवी वोकैबुलरी लिख देंगे ना तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंप्रेशन जमा देगा एग्जामिनर पर, और वो इवेल्युएटर जो है वो अच्छे से इवेल्युएट करके हमें ज्यादा नंबर दे देगा। तो वो वहां पे आपकी जो स्किल है वो सिर्फ इंग्लिश को चेक नहीं कर रहे कि आप इंग्लिश वोकैबुलरी में कितने अच्छे हो, वो ये नहीं चेक कर रहे कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, वो चेक कर रहे हैं कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव आइडियाज हैं वो आपके कैसे हैं। ठीक है, सो सिंपल इंग्लिश रखना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। स्ट्रक्चर मैटर्स मोर देन कंटेंट वॉल्यूम। अब कई बार लोग क्या सोचते हैं कि इतना हैवी लिख दिया जाए, इतना बेहतरीन लिख दिया जाए कि हमें ये एग्जाम मतलब इसको क्लियर करें तो हमें यूपीएससी का नौकरी दे दे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको यूपीएससी जैसा लिखना है कुछ इसमें, लेकिन हाँ अच्छे लेवल का लिखना है, बट फिर भी स्ट्रक्चर मैटर करेगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप लिखिए, ये नहीं कि आपका कंक्लूजन ही लास्ट में पता चल रहा है कि 350 वर्ड एक्सीड कर गए हैं और अभी तक कंक्लूजन ही नहीं आ पाया, या फिर आप कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले ही अपना सारा कुछ खत्म कर चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आगे ऐड क्या करूं, कंक्लूजन में लिखने से पहले ही बहुत सारी गड़बड़ी आप कर चुके होंगे। स्ट्रक्चर में बिना सोचे टॉपिक देखा लिखना शुरू कर दिया, आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। ठीक है, बताता हूँ क्या करना है।
न्यूट्रल एंड बैलेंस टोन इज मैंडेटरी। ध्यान रखना भाई कि न्यूट्रल और बैलेंस टोन रहे, न्यूट्रल रहे, मतलब आपका जो टोन है वो बहुत हैवी और बहुत लो नहीं होना चाहिए। मतलब उसको पढ़ करके एग्जामिनर ये ना सोचे कि आप फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आपके इमोशंस वहां पे डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। टू दी पॉइंट चीजों को लिखना है, बैलेंस उसमें लिखना है, न्यूट्रल होकर के। ओपिनियन विदाउट लॉजिक, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि बिना लॉजिक के लोग ओपिनियन दे देते हो, अपना ओपिनियन आपको नहीं देना है उसमें, ठीक है। आप जो जानते हैं वो मैटर नहीं करता कि आप महसूस क्या करते हैं, ये मैटर करता है कि रियलिटी में वो चीजें क्या हैं, ठीक है। एक बैलेंस्ड मैनर में जो भी लॉजिक्स हैं वो अपने ओपिनियन पे नहीं होने चाहिए, वो रियल लाइफ बेस्ड होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं मतलब एक पर्टिकुलरली डेटा बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको जो है ना वो लो मार्क्स दिलाते हैं, इसलिए अपना ओपिनियन नहीं रखना, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा भी लगता हो उससे उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। व्हाट नॉट टू डू सॉरी, व्हाट नॉट टू डू। ऐसे की अगर बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है, तो देखो भाई, डू नॉट राइट मेमोराइज्ड एसेज। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं ना, उन लोगों को लगता है कि हमें 20-15 टॉपिक ऐसे मिल जाए, फटाफट से उनको रट लेते हैं, जाके वहां लिखाएंगे। एक लाइन स्किप हो गई दिमाग से ना, आप वहीं पे खत्म हो जाएंगे। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो पहली बात तो आप ऐसे को मेमोराइज करना बंद करिए, समझने का प्रयास करिए, अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए, उसको एग्जाम में आप वैसे लिख के आइए अपनी समझ के आधार पर, ठीक है। डेटा वगैरह थोड़ा मोटा आप देख करके रखिए, याद रखिए, नहीं याद है तो वहां अप्रोक्सीमेटली करके आप लिख सकते हैं ऑलमोस्ट में, ठीक है। अच्छा, अवॉइड पर्सनल या पॉलिटिकल लैंग्वेज। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि वो बायस्ड होते हैं, थोड़े से बायस्ड क्या होते हैं, वो उनका एक झुकाव होता है चीज़ों पर कि वो एक पॉलिटिकली मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो आइडियोलॉजी उनके उनके राइटिंग में दिख जाती है, ठीक है। यानी कि पर्सनल हो जाते हैं वो। तो आपको ये एग्जाम ना अपना गुस्सा उतारने के लिए नहीं है, वहां पे जा करके आपको अपना मतलब जो आप सोचते हैं, अपना एक्सप्रेशन, अपने थॉट्स वहां पर जमा के आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आप स्पीच देना, आप नेता बन जाओ, चुनाव में लड़ो उड़ो, वहां पे बैठ के अपना स्पीच दो, वहां निकालो भड़ास उड़ा। अच्छा, टीचर बन जाओ, और ज्यादा कर सकते हैं ये काम। डू नॉट ओवर एक्सीड द वर्ड लिमिट। कई बार क्या है, लोग लिखते जाते लिखते उनको ये नहीं पता। अच्छा, कुछ बच्चा क्या करेगा, लिखना शुरू करेगा, सो अब उसने लिखना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक लिखा, यहाँ से यहाँ तक लिखा है। अब क्या कर रहा है वो ना कि जब वो लिखता जा रहा है, फिर उसको अचानक से याद आता है यार 385 लिखने थे, तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट ही नहीं करते, है ना। आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए, आप जब अपना डेली डेली लिख रहे होगे तो आपको एक चीज पता चल रही होगी। वो चीज क्या पता चल रही होगी आपको, कि अगर मैं एक लाइन लिखता हूँ या लिखती हूँ तो मेरे कितने वर्ड्स उसमें आ जाते हैं अमूमन। अब ये नहीं कि 7 हैं तो 7 करके ऐसे गिनने हैं, कभी 7 8 9 ऐसे फ्लक्चुएट तो होंगे। तो आपको एक लेकर के चलना है कि मान लो 7 से 10 वर्ड आप एक लाइन में मान लो लिख पा रहे हो, तो ऐसे आप कितनी लाइन्स लिखोगे कि आप 350 के आसपास पहुंच जाओगे। इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप, ये सब समझदारी का काम है। मोमेंट पे, ये लास्ट मोमेंट पे जो आपको टिप्स दे रहा हूँ ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IBSA वाले बच्चे लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए क्या रेस्पॉन्स है, ठीक है। नेवर एंड ऐसे विदाउट अ कंक्लूजन। कई बार लोग क्या लिखते लिखते टाइम खत्म हो जाता है, या क्या होता है, या कंक्लूजन लिखना ही भूल जाते हैं। अब एग्जामिनर आपको आपके नंबर काट देगा इस पर, ठीक है। व्हाट नॉट टू डू, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। ऐसे पे बता दिए, अब जो लॉन्ग आंसर 2 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं उस पे सुनो। डू नॉट राइट GS स्टाइल नोट्स। कई बार लोग उसको GS स्टाइल के नोट्स में लिखने लगते हैं, आगमन ऐसे 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 करके, ठीक है। तो उसमें मतलब ऐसा पॉइंट लिखते हैं, ऐसे लगेगा कि हाँ कोई स्टोरी लाइन चल रही हो। अवॉइड अवॉइड ओनली बुलेट पॉइंट्स। अब कुछ लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाइज खाली चीजें लिख देंगे, पॉइंट वाइज नहीं। जैसा पूछा गया है आपको सोच समझ करके लिखना है कि उसमें मतलब पैसेजेस, मतलब पैरा भी बने, उसमें बुलेट पॉइंट्स भी बने, उसमें कुछ चीजें अंडरलाइन हो, कुछ चीजें हाईलाइटेड हो, इस टाइप से लिखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, अवॉइड क्या, स्किप एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। डू नॉट स्किप, यानी आपको स्किप नहीं करना है क्या, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स, ये आपको स्किप नहीं करना। एक्सप्लेन आपको करना, एग्जांपल्स आप दोगे अच्छा रहेगा। अच्छा, अवॉइड वेग और एब्रप्ट एंडिंग्स। मतलब कई बार लोग क्या आंसर लिख रहे होते हैं, समझ में नहीं आता, तो कहते हैं यार कुछ भी लिख दो, कौन सा एग्जामिनर पढ़ रहा है, पढ़ेगा नंबर नहीं देगा आपको। तो आपको ऐसा नहीं कि एंड आप किसी भी चीज से कर दे रहे हो, क्योंकि आपके वर्ड लिमिट्स खत्म हो गई, आपकी सोच खत्म हो गई है। तो आप सोच समझ के लिखना शुरू करना है कि मुझे एंड में क्या लिखना है और मुझे स्टार्टिंग में क्या लिखनी है। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप चीजों को समझते हुए चलो आगे देख लो। अगर बात करें कॉम्प्रिहेंशन में क्या नहीं करना, डू नॉट कॉपी लाइन्स डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो छोटे से एग्जाम का वो पैसेज है जिसमें ऐसे लिख के आता है कि हाँ ये पूरा कहानी रही भाई, ये रहा क्वेश्चन, राजा के बेटे का क्या नाम था जी, राजा के बेटे का नाम लप्पू था, लप्पू सा सचिन था, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको कि आपने यहाँ से देखा और एक लाइन में आंसर लिख दी, तो वो उसकी मदद क्यों कर रहा था, आपने यहाँ पढ़ लिया वो उसकी मदद कर, ये सब छोटे क्लासेस में होता है, 6 9 10th में। आप इस यहाँ पे आपको अच्छे से आंसर लिखना पड़ेगा,
मतलब 2 नंबर आपको मिलेंगे तो 2 नंबर का मतलब बनता है, ठीक है? तो आप ध्यान रखो, आपको कॉपी नहीं करनी लाइन्स डायरेक्टली, उसको अच्छे से लिखना है। अवॉइड वन लाइन आंसर्स, ऐसा नहीं कि एक लाइन में लिखा बात खत्म, 2 नंबर मिल रहे हैं आपको, 3-4 लाइन आपको लिखनी चाहिए, ठीक है? अच्छे से समझ के, क्वेश्चन का लेवल भी वैसा ही रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। डू नॉट इग्नोर इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं जिनमें इन्फेरेंस दिया हो, ठीक है? आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? समझ में आ गई बात? आंसर एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड, ये नहीं कि आप अपने ओपिनियन दिए जा रहे हो, उसमें जो पूछा गया आपको वो लिखना है, ठीक? आगे चलो। आइडियल अटेम्प्ट ऑर्डर इन एग्जाम, अब देखो भाई, अगर एक आइडियल अटेम्प्ट कोई ऑर्डर पूछे, ये बहुत मैटर करेगा, क्यों? अबड़म गबड़म कुछ भी नहीं करते रहना है, आपके पास अभी से प्रैक्टिस चाहिए, अभी लास्ट के 4 दिन में आप इस पे प्रैक्टिस कर जाओ, आप देख लेना सबसे पहले और सबसे कम टाइम में सबसे बढ़िया आंसर लिख के बैठ जाओगे, ठीक है भाई? क्या करना है आपको? ऐसे ऐसे कैसे लिखना है? 25 मिनट में लिख के खत्म करना है, ऐसे इतनी स्पीड आप जनरेट कर लो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको 20 मिनट में खत्म करने हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको 15 मिनट, ये हाईएस्ट है 15 मिनट, इससे कम में खत्म करने हैं, ठीक है? तो आप पाओगे कि 20 और 15, 35, 5, 40, 20, 60, 1 घंटे में आपका हो गया। तो ये जो टाइम दिया हुआ है, आपको इससे थोड़े-थोड़े कम टाइम लेकर के चलने हैं। यानी ऐसे अगर 25 मिनट बोला गया है, तो आपका टाइमर होना चाहिए कितने मिनट का? 20 मिनट का, घर पर टाइमर सेट करके, ठीक है? अगर इसके लिए आप 20 मिनट लिखिए, तो आप इसे 15 पे प्रयास करो और इसे 12 पर प्रयास करिए, ठीक है? मतलब 2-2, 5-5 मिनट आप सब में कम करके, यानी कि आपको कहीं न कहीं 20 और 20, 40 और 7, 47, यानी कि आप हार्डली 47 वेट कुड़ीदा से लेकर के 50 तक आप मिनट का टाइमर सेट कर लीजिए, और इसके अंदर ही अंदर आप ये सारा खत्म करने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ इतने में अभी कर देना, हार्ट वार्ट फेल अपना कर लेना, नहीं, आपको प्रयास करना है इतने में, क्योंकि आप इतना करोगे नहीं तो फिर एग्जाम में ना प्रेशर होता है, और इतना प्रेशर होगा कि आपको 1 घंटा 50 मिनट ही लगेगा। समझ में आई बात? क्योंकि वहाँ पे आप जब ऐसे लिखना शुरू करोगे, 2 से 3 मिनट आपको लगेंगे, ये कि आप शुरू में क्या लिखोगे, आप बीच में क्या भरोगे और आप एंड में क्या लिखोगे। ये पैटर्न बनाना पड़ता है, ये नहीं कि लिखते जाओ लास्ट में देख लेंगे क्या होगा। देखो लेंगे तो फिर एग्जामिनर आपको देख लेगा, ठीक है? ऐसा नहीं करते, आगे बढ़िए। अब बात कर रहे थे लास्ट 7 डेज, वैसे तो जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो शायद 6 डेज ही आपके पास बचे, तो आपको क्या करना चाहिए? तो डेली एक ऐसे लिखिए, 400 वर्ड्स आप लिखिए। अब आपको 400 वर्ड्स क्यों लिखने चाहिए? 400 वर्ड्स अगर आप लिखने की क्षमता रखेंगे, तो 350 अगर एग्जाम में बोला जाएगा तो आराम से लिख देंगे, ठीक है? हमेशा हमें ज्यादा की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कब 350 पूरे होते हैं, कब 400 पूरे होते हैं, दोनों का गैप आपके समझ में भी आना चाहिए। डेली 2 लॉन्ग आंसर्स, 150 से 200 शब्दों में, वैसे 150 इनफ है, 150 शब्दों में अगर आप दो आंसर्स लिखते हैं, डेली लिखने हैं आपको। रिवाइज ग्रामर और कनेक्टर्स, कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं पता, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? और नहीं तो अगर कहीं पढ़ रहे होगे तो उन्होंने आपको ये बताया होगा कि कनेक्टर्स और ट्रांजिशंस क्या होते हैं और ग्रामर का क्या रोल है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर नॉट न्यू फैक्ट्स। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 4-5 दिन बचे हैं, मैंने ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़े, लाओ 4-5 नए टॉपिक पढ़ लेता हूँ, सारे फैक्ट याद कर लेता हूँ। तो अगर ऐसा हो जाए तो जीएस-जीके में सबके ज्यादा नंबर भी आ जाते शायद, है ना? ऐसा होता नहीं है कि आप स्ट्रक्चर और आप सारे फैक्ट्स याद कर लो, तो आपको स्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए, ठीक? चलो, अगली बात कर लेता हूँ कि एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो ये बात मैं दोबारा लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस वीडियो को फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, पूरा देखेंगे नहीं, और लास्ट में सोचेंगे कि यार पता नहीं क्या था वीडियो में। देखो भाई, प्लान फर्स्ट 5 मिनट्स, स्टार्टिंग के 4 से, अब आपको लगेगा यार 1 घंटे में से 55 मिनट ही बचे, 5 मिनट मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। टाइम बर्बाद नहीं करना कहते हैं, उसको कहते हैं आपको प्लानिंग करना, ठीक है? आप क्या-क्या प्लान करोगे कि मुझे कौन-सी चीज़ पहले करनी है। अगर मान लो ऐसे आपको आसान दिख गया, तो आपको पता है ऐसे 25 मिनट आपका टाइम नहीं, 20 मिनट का टाइम है। अच्छा, 20 मिनट में इसको निपटा लूँगा, हाँ, निपटा लूँगा। तो पहले उसको शुरू करना है, उसका पूरा एकदम बना लेना है, स्टार्टिंग ऐसे करनी है, बीच में ये चीज़ें ऐसे-ऐसे रखनी है, पॉइंट्स रखने हैं, फैक्ट्स रखने हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे यहाँ पे जाना है, ठीक है? अगर आपको लगा ऐसे थोड़ा-सा हार्ड लग रहा है, शायद टॉपिक देखा हुआ नहीं है, छोड़ दोगे, स्किप करोगे, यानी यही प्लान का हिस्सा है, ठीक है? उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देखोगे, अगर आपको दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो कैसे करोगे, और एंड में आपको जो आपका कॉम्प्रिहेंशन, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन आपको ईज़ी लग गया, आप पहले कॉम्प्रिहेंशन निपटा लोगे जल्दी-जल्दी। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट्स जो आपको देने हैं, वो इस तरीके से प्लानिंग में, लेकिन सारा प्लानिंग में नहीं जाना चाहिए, एग्ज़ीक्यूट करने में भी जाना चाहिए कि पहले कौन-सा ऑर्डर फिक्स कर लोगे फटाफट से सारी चीज़ों को, ठीक है? मेंटली अंडरलाइन कीवर्ड्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है? तो मेंटली अंडरलाइन करना है आपको कीवर्ड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, तो उनके कीवर्ड्स मेंटली अंडरलाइन करने हैं। दिमाग में अंडरलाइन करते चलना चाहिए, ये है, ये है, ये है, ऐसे-ऐसे, ठीक है? राइट नीटली एंड कामली, पहली बात तो आपको साफ लिखना है, दूसरी बात शांति से लिखना है। आप जल्दबाजी में क्या करोगे ना कि
हड़बड़ी में आप बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाओगे फिर। तो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम-आराम से लिखना है। स्ट्रिक्टली टू वर्ड लिमिट, ये बहुत मैटर करेगा। अगर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाओगे, एग्जामिनर उसके आगे चेक ही नहीं करेगा। मान लो 350 का दिया गया है, अगर 300 आपने 55 लिख दिया, एग्जामिनर चेक कर सकता है, चेक करेगा, बिल्कुल चेक करेगा। 360 हार्डली चेक कर देगा। आप पता चल रहा है 390 लिख रहे हो, 380 लिख रहे हो, ठीक है, एग्जामिनर इसके आगे इवेल्युएट ही नहीं करेगा। लिखते रहो, अपना टाइम बर्बाद कर देना, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं, ये एक प्रीवियस ईयर बेस्ड पेपर है आपका, ठीक है, जो 2022-23 में शायद पूछा गया था, उसमें से ये है। तो ये मैं आपके लिए ले आया हूँ, ठीक है। नहीं, ये उसका नहीं है, प्रीवियस ईयर का नहीं है। प्रीवियस ईयर वाला आप बोलोगे तो मैं आपके लिए ले आऊँगा। ये टेक्स्ट बुक का है, टेक्स्ट बुक से ये निकाल के आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप देख पाओ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, सेक्शन ए अगर आप देखोगे यहाँ से, तो क्या है, एस्से राइटिंग है। मार्क्स कितने मिलेंगे, 20 वर्ड लिमिट है, 350 वर्ड्स का, ठीक है। ये आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पे आप दे सकते हो, दिया भी होगा आप में से काफी लोगों ने। तो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दिस, पहला क्या है, हाउ कैन वी इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो अब इस पर आपने ये पढ़ा, मान लो ये टॉपिक पढ़ा आपने, आपके समझ में आया तो ठीक है, आपने इसको मार्क कर लिया दिमाग में, या कि हाँ मेरे को पहला वाला लिखना है। बाकी सारी चीजें आप पढ़ना चाहो एक बार पढ़ जाना फटाफट से, ताकि हो सकता है आपको लग जाए कि इससे वाला इजी कोई हो सकता है। जो चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर आपको लगे ये वाला आसान है, तो आप एक बार तो आपको पांचों पढ़ने हैं। असेस द रोल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, आपने ये भी पढ़ लिया। आपने पढ़ा द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर, आपने ये पढ़ लिया। फिर हाउ कैन अर्बन प्लानिंग कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल सिटीज, आपने ये पांचों पढ़ ली। पांचों पढ़ने के बाद आपको जो सबसे आसान लगेगा आप उसे मतलब सोच सकते हो दिमाग में, है ना, कि ये वाला मुझे को पहले करना है, ठीक। तो आपने दिमाग में रख लिया ये चीज। अच्छा, दूसरी बात, आप यहाँ से आगे बढ़ जाओगे तो आपको सेक्शन बी मिलेगा। सेक्शन बी में क्या है भाई, देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सेक्शन बी, ठीक है, आपको दिखेगा अच्छे से। तो सेक्शन बी में क्या आएगा आपको, तो आप देख पाओगे कि सर सेक्शन बी में जो है, ठीक है, यहाँ से देख लो सर, सेक्शन बी में क्या है, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन क्या, इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन है, सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ गया भाई इसका, लॉन्ग आंसर हो गया, इसका कॉम्प्रिहेंशन मिसिंग हो गया यार, ठीक है। अच्छा, कोई नहीं, कॉम्प्रिहेंशन में आपको ऐड करके अलग से इसका पेज डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन एआई बेस्ड था पूरा, ठीक है, एआई बेस्ड था, वो पेज मिसिंग है, ठीक है। तो एआई बेस्ड पे पूरा एक आपको पैसेज मिलेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, हाउ इज एआई यूज्ड इन द फाइनेंस सेक्टर टू इंप्रूव फाइनेंशियल मॉडल्स एज मेंशन्ड इन द पैसेज। अब देखो कैसे इस्तेमाल किया जाता है एआई को, तो आपको क्या लग रहा है ये एक लाइन में आंसर दिया जा सकता है इसका, क्योंकि वो बोल रहा है आपके पैसेज को पढ़ो और देखो क्या देखना है कि हाउ इज एआई यूज्ड इन द फाइनेंस सेक्टर टू इंप्रूव फाइनेंशियल मॉडल्स। तो फाइनेंशियल मॉडल्स को अगर इंप्रूव करना है फाइनेंस में, तो हम कैसे एआई का इस्तेमाल करते हैं उस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, कौन से, फाइनेंस सेक्टर को। तो ये एक बहुत समझने वाला सवाल है, उसके बाद उसका आंसर करने वाला क्वेश्चन। तो ऐसे आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे, 2-2 नंबर के, ठीक है। आप इन्हें पढ़ें, आराम से आंसर दें। वन लाइनर आंसर आपको एक भी नहीं मिलेगा, वन वर्ड तो बिल्कुल ही नहीं। डिस्कस 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एआई इन फाइनेंस बेस्ड ऑन द पैसेजेस, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। अगला देख लीजिए भाई, अगला आपको मिलेगा सेक्शन नंबर सी। इसमें क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप, 20 नंबर का है। एनी 2 अटेम्प्ट्स, 2 ही दिए हुए हैं, एनी 2 अटेम्प्ट्स लिखा है, ठीक है। तो क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन इंडिया, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट मेजर्स हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन टू अचीव द टारगेट ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, इवैल्यूएट द चैलेंजेस दैट रिमेन। तो ये 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन है, अच्छा खासा आंसर आपको इसमें लिखना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट, इसमें मैंने कुछ आपके प्रैक्टिस टॉपिक्स बता दिए हैं यहाँ पे। ऐसे के लिए तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर वो पढ़ लेंगे तो थोड़ा मोड़ा उनके काम आ जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या है वो कि हाउ कैन इंडिया एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी ग्रोइंग इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये कुछ है इसमें, उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। 350 वर्ड्स में ये सारे। अच्छा, इसके बाद क्या, मोस्ट प्रोबेबल ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो 3 सबसे मोस्ट प्रोबेबल हैं जिनमें से आने की संभावना हो सकती है, बट आप इन पर रिले नहीं हो सकते, डिपेंड नहीं हो सकते। हाउ कैन इंडिया, आपको इन्हें पढ़ना है, पर एंश्योर क्या, इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, ये उसी लिस्ट में से है।
एसेस द रोल ऑफ, ये भी उसी लिस्ट में से, और इंडिया का विजन ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये भी है। तो ये तीनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़ के जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाया गया है, इसके सही आंसर्स क्या हो सकते हैं, क्या होने चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे तो इसके आंसर्स भी मैं आपको करवा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये वीडियो बस यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार, मिलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये शेयर कर दीजिए उन सभी लोगों को जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, क्लासेस की, कोई टॉपिक पढ़ना, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए एबीआई एसीआई वालों के लिए, मैं बना दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं एक ओवरव्यू वाला वीडियो भी बना दूंगा कि ये टॉपिक है, इसका ओवरव्यू क्या हो सकता है, उसका मतलब मेन पार्ट कैसे होगा, आप उसको स्टार्ट कैसे करेंगे और उसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।